सोलोसन इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको हम SIT कहते हैं। सिट कभी नहीं बोलते, ठीक है, इसको प्रोनाउंस ठीक से करना है। तो इसके फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम बायोडाटा लिखेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर हेडिंग्स देखते जाएं आप लोग, और मैं थोड़ा थोड़ा जनरली आपको जो है इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। लैपटॉप में भी पिछली मैंने रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की थी, लेकिन वहाँ पे अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होता राइटअप, तो मैंने ये हार्ड फॉर्म में अपनी रिपोर्ट निकाली थी। अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में कुछ हेडिंग्स आती हैं: फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री और एजुकेशनल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री। ठीक है, बस। तो इनको हमने किस तरह से लेना है, वो हम हिस्ट्री टेकिंग में क्लाइंट से जब सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं तो हम सारी चीज़ें तब पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हमने सबसे पहले क्लाइंट के बारे में पूछना है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करता है, उसके फादर की क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या करते हैं, उनकी एज क्या है, फादर या मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, फादर और मदर का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। इस तरह के सारे सवालात बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको डायग्नोसिस में और केस फॉर्मुलेशन में। तो आपने सिबलिंग्स, बहन-भाइयों के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे पूछ लेनी है और अच्छे से राइट-अप में लिखनी है आपने, ठीक है? सिबलिंग्स की डिटेल अगर इम्पोर्टेंट है तो वो डिटेल में लिखेंगे, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव या सिग्निफिकेंट वाक़यात नहीं है तो आप बिल्कुल थोड़े-सा पैराग्राफ में उसको रिपोर्ट कर दें कि हाँ, सिबलिंग्स के साथ इस तरह का ताल्लुक था, इतने बहन-भाई हैं, ठीक है? फिर आ जाती है ओवरऑल एक आप पैराग्राफ बना सकते हैं वो जनरल होम एनवायरनमेंट का। फिर हम बात करेंगे क्लाइंट की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। उसकी एज को मेंशन करना है, आइदर उसका बर्थ नॉर्मल था या नहीं था, सी सेक्शन से हुआ है तो आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद उसका टेम्परामेंट कैसा है, वो स्टडीज़ में उसका कितना इंटरेस्ट है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने उससे पूछ लेनी है। आगे जाके केस फॉर्मुलेशन में बहुत हेल्प करता है कि अगर उसको एक प्रॉब्लम है जो आपने डायग्नोसिस दिया है, वो एक्चुअली किन वजह से हो सकता है, जो हम वो देते हैं ना प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, इस तरह के 4 फैक्टर्स हैं, परपेचुएटिंग और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी उसकी पर्सनल हिस्ट्री में, ठीक है, ये मैंने मेंशन किया हुआ है उसके क्या-क्या इंटरेस्ट्स हैं, पेंटिंग, आर्ट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एजुकेशनल हिस्ट्री में हम उससे जो पढ़ाई की उसकी जितनी भी मैट्रिक से पहले की थोड़ी बहुत बता देंगे, उसने मैट्रिक वगैरह कहाँ से किया, उसके मार्क्स बता देंगे, उसका टीचर्स के साथ क्या रिलेशनशिप था, किस तरह का एटीट्यूड था, उसके स्कूल में फ्रेंड्स किस तरह के थे। अगर वो कॉलेज लाइफ़ तक उसने किया तो आप सारी कॉलेज लाइफ़ तक हिस्ट्री ले लो, यूनिवर्सिटी गोइंग है तो फिर वहाँ की भी हिस्ट्री लो। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि एमकैट के टाइम पे उसका एडमिशन नहीं हुआ था, तो उसके लिए ये एक बुरा एक्सपीरियंस था क्योंकि वो बहुत पैशनेट था एमबीबीएस करने के लिए। ये सारी मैंने चीज़ें देखी जो सिग्निफिकेंट लगी मुझे, मैंने वो मेंशन कर दी। सेक्सुअल हिस्ट्री, अब इसमें आपने जो है बड़ी सेंसिटिवली उसे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि आपको प्यूबर्टी की स्टेज पे हिट की थी, क्या रिएक्शन था आपका इन हार्मोनल चेंजेस पे, आपको आपकी मदर या फादर में से किसी ने इससे पहले साइको एजुकेट किया हुआ था, आपका क्या रिएक्शन था, आपके फ्रेंड्स ने आपको बताया या आपके पेरेंट्स ने ही आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ऑपोजिट जेंडर का इंटरेस्ट उससे पूछ लें कि किस तरह का एटीट्यूड है, या उसके कोई रिलेशनशिप्स थे तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सोलोसन इंटेलिजेंस टेस्ट है तो इसमें सेक्सुअल हिस्ट्री ना इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप ऊपर-ऊपर से बस जनरल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली हिस्ट्री जो है ना उस तरह के डिसऑर्डर्स और क्लाइंट्स के लिए मैटर करती है जो जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों या जो ड्रग के पेशेंट्स हों, मतलब इतने स्वेयर लेवल वाले, ठीक है? या जिनके मैरिटल रिलेशनशिप्स इफ़ेक्ट हों। तो अब ये तो इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। मतलब ले लें, लिखनी तो होती है रिपोर्ट में, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव सवालात ना पूछें कि अगला क्लाइंट जो है ना वो अजीब फ़ील करें। और इस एज पे, लाइक इस स्टेज पे ना, क्लाइंट आपका असली क्लाइंट नहीं होता। हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो ये जो हमने रिपोर्ट बनाई है ना, ये हम प्रैक्टिस करने के लिए अपने जूनियर्स पे हमने कंडक्ट की थी, हिस्ट्री टेकिंग उनकी ली थी और उनकी इंटेलिजेंस को असेस कर दिया था, उनसे एसआईटी एडमिनिस्टर कराया था हमने और ये रिपोर्ट बनाई थी। तो ध्यान रखना होता है कि एक स्टूडेंट के साथ आपने कैसे बिहेव करना है और एक क्लाइंट के साथ आपने, असली क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करना होता है। फिर हेडिंग आती है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, कि टेस्ट कहाँ पे एडमिनिस्टर हुआ था, किस जगह पे, एनवायरनमेंट कैसा था, लैब में अगर हुआ था तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था। ज़ाहिर है आपने अच्छाइयाँ ही लिखनी है, डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, अलग से रूम में लेना चाहिए और सारा जो एनवायरनमेंट है ना अच्छा ही बताना है।
और क्योंकि फिर टेस्टिंग जो है ना वो आपकी ख़राब हो जाती है। जब डिस्ट्रैक्शन होती है तो ज़ाहिर है फिर आपके टेस्ट पे इफ़ेक्ट आता है, तो वो स्कोर्स को जो है इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए हमने ये बातें बतानी होती है कि हमने अच्छी जगह पे डिस्ट्रैक्शन फ्री रूम में टेस्ट कंडक्ट किया था, और टाइम बता देंगे कितना टाइम लगा था, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टेस्ट कंडक्ट करने के दौरान आपने क्लाइंट को ऑब्जर्व भी करना है। पार्टिसिपेंट या क्लाइंट है, उसका एटीट्यूड देखने के टेस्ट के दौरान, मतलब वो किस तरह बैठा हुआ है, क्या बिहेव कर रहा है, किस तरह की उसने ड्रेसिंग की हुई है, इससे उसका एटीट्यूड पता चलता है। उसका मूड क्या था, क्या वो शौक से टेस्ट कर रहा था या बस ऐਵੇਂ ही ऊपर ऊपर से सोल्व कर रहा था। ये सारी चीज़ें टेस्ट टेकिंग एटीट्यूड में आती हैं, और ये भी बताता है कि क्लाइंट किस हद तक इंटरेस्टेड था टेस्ट में। फिर अब जब टेस्ट एडमिनिस्टर हो गया तो ये उसके एनालिसिस वाला पार्ट आ जाता है। APA 7 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टेबल है SIT का। अब जो है स्कोरिंग वगैरह वो मैनुअल से देख के होती है, और वो बहुत लंबी चौड़ी समझाने वाला काम है, तो स्कोरिंग आपको आनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट राइटअप यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे आप डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें मेंशन करोगे। ये सारा जो कैलकुलेट होता है ना, ये आप खुद से कैलकुलेट करते हो ड्यूरिंग स्कोरिंग। ये सारी चीज़ें रेशियो IQ तक निकालने के लिए ये सारी चीज़ें ऊपर से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कुछ मैनुअल से पता लगेंगी, कुछ आपने खुद से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हिस्ट्री रहते वक्त क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ लाजमी ले लीजिएगा, SIT के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है क्वालिटेटिव एनालिसिस। वो आप उन्हीं जो आपने टेबल में लिखा हुआ है ना, उसी को इंटरप्रेट करके बता दो कि उसका IQ ये था, उसकी एज ये थी, इस तरह करके, और इसका मतलब क्या है, ठीक है। डिस्कशन में अब हम अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, ठीक है, उसके साथ रिलेट करेंगे कि क्लाइंट का IQ क्या था और रिसर्च क्या कहती है, किस डोमेन में फॉल कर रहा है। और अगर वो मतलब आपने रिसर्च में कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके साथ चीज़ों को रिलेट करना होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ, उसकी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कैसी थी, उसका चाइल्डहुड कैसा था, इस तरह की रिसर्चेज़ आपने ऐड करनी होती है, ताकि आप जस्टिफ़ाई कर सको कि जो आपके रिज़ल्ट्स आए हैं वो किस तरह से रिलेट करें क्लाइंट की अपनी हिस्ट्री के साथ। अगर मैंने मोस्टली ये है कि अगर उसका IQ एवरेज है तो मैंने पीछे उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री के साथ रिलेट किया है। ये इंटेलिजेंस जो है मोस्टली एजुकेशनल हिस्ट्री के साथ आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। कंक्लूजन में भी 2-4 लाइनों में बता दो कि क्या ओवरऑल रिपोर्ट का क्रक्स था, उसकी क्या IQ आया था और मैंने किस तरह से जो है उसको जस्टिफ़ाई किया। अब एंड पे आ जाती हैं लिमिटेशंस और सजेशंस, वो टूल की आ जाती हैं। वो आप टेस्ट की अपनी लिमिटेशंस बता सकते हैं कि ये कल्चरली बाइस्ड टेस्ट है, क्योंकि इंग्लिश पे बेस करता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इफ़ेक्ट कर जाती हैं। इंटेलिजेंस सिर्फ वर्बल इंटेलिजेंस को असेस करता है SIT। और एंड पे आ जाता है आपका रेफरेंस। ये रेफरेंसेस हैं जो APA 7 के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। जो रिसर्चेस डिस्कशन में डाली थी ये उसके रेफरेंस हैं।